हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे। आखिरी चैप्टर है क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का। छोटा सा चैप्टर है, बोर्ड एग्जामिनेशन में ये भी फॉरेन एक्सचेंज रेट की तरह 3 मार्क्स का कवर होगा और कंप्लीट चैप्टर विद इन 20 मिनट्स अच्छे से समझ लेंगे एक एक चीज। तो स्टार्ट करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट को पढ़ने से पहले एक टॉपिक हमें पढ़ना है, इसका नाम है बैलेंस ऑफ ट्रेड। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ गुड्स, हाईलाइट कर रहा हूं, गुड्स एक्सपोर्टेड एंड द वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट वैल्यू ऑफ गुड्स। ये बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है एज कंपेयर टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो दूसरी कंट्री से किया हुआ हर एक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। हमारी कंट्री जानना चाहती है कि भैया हमने बाहर से कितना ट्रांजेक्शन किया, तो एक कंट्री पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो भी ट्रांजेक्शन्स करती है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर रिकॉर्ड होता है। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल रिकॉर्ड होता है। ओनली विजिबल यानी कि ओनली गुड्स, टेंजिबल गुड्स जो बॉर्डर क्रॉस करते वक्त दिखे, राइस, व्हीट, स्पाइसेस, आयरन, सॉल्ट, जो हम बाहर से खरीद रहे हैं और बाहर वालों को बेच रहे हैं, उसका जो डिफरेंस है उसी को बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर मान लो उसका डिफरेंस प्लस में आ गया, उसको बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड को ट्रेड सरप्लस बोलते हैं, जहां पे एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है। जबकि अगर एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है तो बैलेंस ऑफ जो ट्रेड है वो डेफिशिट या अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। इसको ट्रेड डेफिशिट ही बोलते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिशिट सिर्फ और सिर्फ गुड्स के केस में होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड के केस में होता है। और अगर आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बराबर है तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड्स ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक कंट्री ने पूरे वर्ल्ड से जो भी ट्रांजैक्शंस करी हुई हैं वो सारी की सारी कहां रिकॉर्ड होंगी? बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्लास 4 चीजें रिकॉर्ड होती हैं। विजिबल आइटम भी रिकॉर्ड होता है, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिर्फ एक चौथाई हिस्सा है, एक छोटा सा हिस्सा है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो वाइडर कॉन्सेप्ट है, जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड नैरो कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को रिकॉर्ड करता है। जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट टेंजिबल्स यानी कि गुड्स, इनविजिबल यानी सर्विसेज लाइक बैंकिंग, शिपिंग, टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, ये सर्विसेज, कैपिटल ट्रांसफर्स यानी कि एसेट्स और लायबिलिटी की खरीद बेच, कंपनी खरीदी, कंपनी बेची, आपने कैपिटल एसेट्स खरीदी, कैपिटल एसेट बेची, वो सब, और गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी यानी यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, वन साइडेड पेमेंट जो है, ये चारों चीजें जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड करता है। ठीक है, चारों चीजें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स और कैपिटल ट्रांसफर्स। ओके, तो गुड्स तो पता है आपको, टेंजिबल आइटम लाइक मशीन हो गया, राइस, व्हीट हो गया। इनविजिबल लाइक सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, है ना, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट सर्विसेज, ठीक है, टेलीकास्ट सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स मतलब गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, और कैपिटल ट्रांसफर मतलब जहां पे कैपिटल असेट्स की खरीद बेच हो रही हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। दोनों अकाउंट के जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देयर आर 2 अकाउंट्स इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। पहला है करंट अकाउंट इन बीओपी और दूसरा है कैपिटल अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। के 2 अकाउंट है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें रिकॉर्ड होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और यूनिलैटरल ट्रांसफर। सीधी सीधी बात करूंगा, करंट अकाउंट के अंदर 3 चीजें रिकॉर्ड होती हैं, 3 ही कंपोनेंट है इसके। पहला, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स। जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स का हो रहा है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होगा। राइस खरीदी, मशीन खरीदी, कार खरीदी, है ना, या कोई बस खरीदी बाहर से, पर वो चल हमारी कंट्री में खरीद के लेके आ रहे हैं, राइट। तो वो सारी की सारी चीजें एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स कहाँ रिकॉर्ड होती हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में। ध्यान समझना, जितनी भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसको प्लस आइटम या क्रेडिट आइटम बोलते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री के अंदर आता है। जबकि जितना भी हम इंपोर्ट करेंगे उसको माइनस आइटम या डेबिट आइटम बोलेंगे। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, जितना भी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होगा वो प्लस आइटम या क्रेडिट आइटम होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री के अंदर आता है। और जबकि जितना भी इंपोर्ट ऑफ गुड्स है वो माइनस आइटम होगा, क्योंकि इंपोर्ट करने से फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री से बाहर चला जाता है, राइट।
सेकंड है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इट रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज दैट इज इनविजिबल आइटम विच इज नॉट सीन एज क्रॉसिंग द बॉर्डर। सर्विसेज दो पार्ट में है, पहला है फैक्टर सर्विसेज और दूसरा जो है नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज इन्वॉल्व फैक्टर पेमेंट इन टर्म्स ऑफ इनकम लाइक कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। नॉन फैक्टर सर्विसेज लाइक शिपिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग इन्वॉल्व पेमेंट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। जो फैक्टर सर्विसेज है जहां पे आप काम करते हो, अपनी लेबर देते हो, लेबर के बदले आपको पैसा मिलता है। नॉन फैक्टर सर्विसेज मतलब आपका जहाज है, आपकी बस है, आपका एरोप्लेन है, आपकी कार है, आपकी एसेट है, आप उससे पैसे कमा रहे हो। सो ऑल द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आर क्रेडिट आइटम। जितना भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर कंट्री में सर्विसेज, उससे पैसा आता है, फॉरेन करेंसी आता है, तो प्लस आइटम या क्रेडिट आइटम। और जितने भी इंपोर्ट कर रहे हैं वो माइनस आइटम है, यानी कि क्लास फॉरेन करेंसी उससे बाहर जाता है। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो या फिर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो, वो प्लस आइटम है क्योंकि उससे फॉरेन करेंसी आता है। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरे चैप्टर में हम हमेशा बात करेंगे बाहर सेल की, बाहर परचेज की, देश के अंदर सेल की बात नहीं करेंगे। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बाहर कंट्री में आपने बेचा, या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉरेन करेंसी आएगा प्लस आइटम, इंपोर्ट करते हैं तो क्या होगा वो माइनस आइटम, फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री से चला जाएगा। अगला है यूनिलैटरल ट्रांसफर, जिसको बोलते हैं ट्रांसफर फॉर फ्री। दीज आर यूनिलैटरल ट्रांसफर्स बाय वे ऑफ गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन। सो रिसीट, अगर हमें मिल रहा है ट्रांसफर्स तो वो प्लस आइटम है क्योंकि फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हो रहा है, और जबकि पेमेंट कर रहे हैं तो वो माइनस आइटम है, फॉरेन करेंसी जा रहा है। माइनस आइटम को डेबिट आइटम और प्लस आइटम को क्रेडिट आइटम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। ध्यान रखना, प्लस को क्रेडिट आइटम और माइनस को डेबिट आइटम, ये चीज ध्यान रखना। नेट वैल्यू ऑफ दीज थ्री आइटम, विजिबल, इनविजिबल और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट का पार्ट है। मतलब जो भी विजिबल गुड्स है उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बैलेंस कितना आया, इनविजिबल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बैलेंस कितना है माइनस करके, और जो यूनिलैटरल ट्रांसफर्स है, गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, कितना मिला, कितना दिया, इन तीनों का बैलेंस, नेट बैलेंस ऐड करेंगे तो वो हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, करंट अकाउंट सरप्लस किसको कहते हैं? जब करंट अकाउंट सरप्लस का मतलब जब एक्सपोर्ट मोर देन इंपोर्ट हो, है ना, जब एक्सपोर्ट ऑफ दीज थ्री आइटम्स या फिर इन तीनों आइटम से जो पैसा आया है वो ज्यादा हो जो इन तीनों में पैसा गया है उससे, तो करंट अकाउंट सरप्लस बोलते हैं। ब्रिंगिंग इन मोर मनी फ्रॉम अब्रॉड देन इट स्पेंट, दिस इंडिकेट दैट कंट्री इज नेट क्रेडिटर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ध्यान रखना, कंट्री नेट क्रेडिटर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, यानी कि क्लास दूसरों को, कंट्री जो है हमारा क्रेडिटर है, राइट, टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दूसरों को जो है क्लास उधार देता है एक तरीके से। और करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या है क्लास? अ करंट अकाउंट डेफिसिट व्हेन इंपोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट, इंपोर्ट ज्यादा है, हम बाहर से खरीद रहे हैं, राइट, मोर देन इंपोर्ट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट दैट इट अर्न फ्रॉम एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट से हम कमा रहे हैं 100, इंपोर्ट से हम दे रहे हैं 120, तो माइनस का 20 आ गया, तो करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया। दिस इंडिकेट दैट कंट्री इज अ नेट डेटर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए क्या है? डेटर। तो आप ये बात ध्यान रखना, करंट अकाउंट सरप्लस में क्रेडिटर, करंट अकाउंट डेफिसिट में डेटर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। करंट अकाउंट सरप्लस मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम, डेफिसिट मतलब एक्सपोर्ट कम इंपोर्ट ज्यादा। लेकिन करंट अकाउंट का है तो तीन चीजें आएंगी, विजिबल, इनविजिबल और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। बाहर से अगर आपने मशीन खरीदी ना तो ये करंट अकाउंट के अंदर ही आएगा। मशीन गुड्स है ना, टेंजिबल आइटम है, वो करंट अकाउंट के अंदर आएगा। कैपिटल अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, it is that account in BOP which records all such transactions between the resident of a country and the rest of the world which cause a change in asset or liability of the resident of a country or its government. मैंने अभी आपको बोला बाहर से मशीन खरीदी आपने, वो करंट अकाउंट का पार्ट है, राइट। आपके रिलेटिव है, वो बाहर से आपको डोनेशन दे देते हैं, गिफ्ट दे देते हैं, वो भी करंट अकाउंट का पार्ट है, वो यूनिलैटरल ट्रांसफर्स है। आपके रिश्तेदार आपको बाहर से पैसा भेज रहे हैं, फिर आप अपने रिश्तेदार को बाहर पैसा भेज रहे हो, वो करंट ट्रांसफर्स है, वो यूनिलैटरल ट्रांसफर्स है, वो करंट अकाउंट के अंदर आएगा, राइट। इंटरेस्ट वगैरह जो मिल रहा है वो भी करंट अकाउंट के अंदर ही आएगा। अब मैंने बोला आपने मशीन खरीदी बाहर से तो वो करंट अकाउंट के अंदर आएगा। लेकिन अगर आपने कोई कंपनी ही खरीद ली, उस कंपनी के अंदर 100 मशीन है, तो उस कंपनी को उठा के थोड़ी इंडिया में ले आओगे। भाई रतन टाटा ने, मान लो, ठीक है वो तो रहे नहीं, अब मान लो उनकी कंपनी ने, टाटा कंपनी ने बाहर से किसी कंपनी को खरीद लिया, तो उसके अंदर जितने भी एसेट्स हैं वो उठ के थोड़ी आएंगी, वो कंपनी हमारे नाम हो गई, बस चलेगी वहीं अमेरिका के अंदर ही, तो वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। एक मशीन खरीदी, वो मशीन को उठा के यहाँ पे ले आए, तो वो कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं आएगा, वो करंट अकाउंट के अंदर आएगा, राइट। सो कैपिटल अकाउंट के भी तीन कंपोनेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, बोरोइंग्स और चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ध्यान रखना तीन चीजें इसके अंदर आती हैं। रूल वही है, जब भी
फॉरेन एक्सचेंज आएगा, फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होगा तो वो प्लस आइटम होगा, वो क्रेडिट आइटम होगा। जबकि अगर फॉरेन एक्सचेंज जाएगा, अगर फॉरेक्स क्लास आउटफ्लो हमारी कंट्री से जा रहा है तो वो माइनस आइटम है, वो डेबिट आइटम है। ये रूल तो सबके लिए सेम है, इसको तो बार बार डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं है। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इन्वेस्टमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के दो कंपोनेंट है, पहला है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, यह है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसके दो पार्ट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो जब फॉरेन कंट्री से हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आया, कोई कंपनी खरीदी, उस कंपनी को आप चला रहे हो, कंपनी बना रहे हो या फिर कोई फैक्ट्री बना रहे हो, सड़क बना रहे हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट बाहर से लेके आए जिस पे कंट्रोल आपका है, आप उस पर पूरा कंट्रोल करते हो, तो उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जहां पे कंट्रोल एसेट पे आपका होता है, इन्वेस्टमेंट पे आपका कंट्रोल है। लेकिन अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे तो उस शेयर्स पे आपका कंट्रोल नहीं, उसके प्राइस पे आपका कंट्रोल नहीं, उसको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फॉरेन या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, और ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिस पे आपका कंट्रोल है। कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो चाहे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, अगर फॉरेन करेंसी आ रही है तो प्लस आइटम, ठीक है। एफडीआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय रेजिडेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और हमारी कंट्री के लोग रेजिडेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पैसा जाएगा बाहर जाएगा, तो माइनस आइटम। तो आप ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट बाय नॉन रेजिडेंट्स, बाहर वाले नॉन रेजिडेंट विदेशी लोग हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो प्लस आइटम है, क्योंकि वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करने का मतलब पैसा लेके आना कंट्री के अंदर, और हम लोग बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा पैसा बाहर जा रहा है, माइनस आइटम। दूसरा है बोरोइंग्स। तो पहला क्या हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है, फर्स्ट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये रहा, और दूसरा जो है वो है बोरोइंग्स। तो हम लोग बाहर से उधार ले रहे हैं तो प्लस आइटम, हम बाहर वालों को उधार दे रहे हैं तो माइनस आइटम। उधार लेना प्लस, उधार देना माइनस। तो बोरोइंग भी दो पार्ट है, कमर्शियल बोरोइंग यानी कि आप उधार ले रहे हो किसी कंट्री से, किसी कंट्री की सरकार से आप उधार ले रहे हो, या फिर आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक से पैसा ले रहे हो, आईएमएफ से आप पैसा ले रहे हो। तो ये जो भी हो, आईएमएफ हो चाहे फॉरेन गवर्नमेंट हो, पैसा ले रहे हैं, ऑल बोरोइंग, सारा का सारा बोरोइंग जो है वो डेट क्रिएटिंग है, कर्जा बनाता है, और वो प्लस आइटम है बोरोइंग लेंगे तो, क्योंकि फॉरेन करेंसी आ रहा है, और हम उधार देंगे किसी को तो माइनस आइटम है क्योंकि फॉरेन करेंसी जा रहा है। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या ऑफिशियल रिजर्व। अब मेरी बात ध्यान समझना, मैंने एक्सपोर्ट किया 100 का और इंपोर्ट किया 80 का, तो मेरे पास जो सरप्लस है, जो जेब में बच गया, वो $20 बच गया, ठीक है। तो ये $20 में क्या करूंगा, एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, आरबीआई का भंडार है, मान लेते हैं ये गुल्लक है, ये मैंने गुल्लक बना दिया, ठीक है। इस गुल्लक में मैंने डॉलर जमा कर दिए $20, ऐसी गुल्लक में और भी बहुत सारे पैसे पड़े होंगे, ठीक है। तो ये डॉलर पड़ा हुआ है, तो एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जब मेरे पास, मेरे को लग रहा है कि यार सरप्लस पैसा है, वो मैंने इस गुल्लक में डाल दिया, एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो इसको बोलते हैं क्लास पैसा देश से बाहर चला गया। वैसे देश से बाहर नहीं गया, बट मैं मानता हूं कि हाँ बाहर चला गया। जैसे भैया हम थोड़ा सेव करते तो मानते हैं ना, 100 रुपए कमाया, 20 रुपए सेव कर लिए तो हम मानते हैं चलो वो गुल्लक को दे दिए, वो ऐसा मानते हैं, बट वो पैसा है हमारे, गुल्लक तो हमारा ही है ना, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो चला गया पैसा, तो इसको बोलते हैं माइनस आइटम या डेबिट आइटम। तो एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो माइनस आइटम है, डेबिट आइटम है। और दूसरा केस क्या, आपने जो 100 का एक्सपोर्ट किया और इंपोर्ट किया मान लो 150 का, तो ये -50 हो गया, तो अभी $50 कम पड़ रहा है, बेचा $100 हाथ में आ गया, खरीदा 150, 100 तो दे दिया, 50 और चाहिए, 50 और चाहिए, तो मैं विड्रॉ करूंगा यहाँ से, विड्रॉ फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो विड्रॉ करूंगा तो डॉलर आ जाएगा मेरे पास, इसीलिए इसको क्रेडिट या प्लस आइटम बोलते हैं, ठीक है, विड्रॉ फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो ये ध्यान रखना इस डायग्राम से, ताकि आप भूलो मत, मैंने ऐसे रफली बता दिया बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज गुल्लक में डाला तो पैसा गया माइनस आइटम, गुल्लक से निकाल लिया तो पैसा आ गया प्लस आइटम, ये ध्यान रखो, कभी नहीं भूलोगे। और तीनों का जो नेट वैल्यू है वो ऐड करोगे तो किसका बैलेंस आएगा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा। नेट वैल्यू ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, नेट वैल्यू ऑफ बोरोइंग्स, नेट वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तीनों का ऐड करोगे तो पता पड़ जाएगा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है, ठीक है। तो करंट अकाउंट के 3 कंपोनेंट, कैपिटल अकाउंट के 3 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना मत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इक्विलिब्रियम इन बीओपी क्या होता है, जहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर है,
यानी कि देयर इज नो मूवमेंट ऑफ ऑफिशियल रिजर्व ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का कोई भी ऑफिशियल रिजर्व जो है वो हिला नहीं। करंट अकाउंट का बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है? जीरो है। यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो आपस में बराबर है, बीओपी का बैलेंस जीरो हो गया। ठीक है, यानी इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है वो किसके बराबर है? आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है? जहां पे एक्सपोर्ट ज्यादा है तो उसको बोलते हैं सरप्लस बीओपी, और अगर एक्सपोर्ट कम है तो डेफिसिट बीओपी। अब ये लाइन जो है ना, यहाँ पे एक लाइन है बहुत अच्छी है, यहाँ से ध्यान रखना, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसी लाइन से अराइज हो रहा है। सरप्लस बीओपी हियर ऑटोनोमस रिसीट्स, ये वर्ड क्या यूज कर लिया? ऑटोनोमस रिसीट्स आर मोर देन ऑटोनोमस पेमेंट। ये ऑटोनोमस क्या है? एक्चुअली साल भर में जितना भी ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, जितना भी ट्रांजेक्शन, चाहे वो करंट अकाउंट का हो, चाहे वो कैपिटल अकाउंट का हो, चाहे वो गुड्स खरीदा, चाहे वो लोन लिया, सब कुछ ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन के अंदर रिकॉर्ड होता है। तो सारे ट्रांजेक्शन्स को ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर ऑटोनोमस रिसीट्स ज्यादा है तो सरप्लस बीओपी, ऑटोनोमस रिसीट्स कम है, पेमेंट ज्यादा है तो डेफिसिट बीओपी। वैसे बताऊं, बैलेंस ऑफ पेमेंट को ना हमेशा बराबर किया जाता है। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट बराबर नहीं है तो उसको बराबर किया जाता है किस ट्रांजेक्शन से? एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन से। ध्यान से समझना, बैलेंस ऑफ पेमेंट यहां देखो हमने बराबर किया, हमारे पास 100 का एक्सपोर्ट था, इंपोर्ट था 20 का, 80 का, तो 20 सरप्लस बचा हमारे पास। तो ये जो सरप्लस का पैसा हमने रिजर्व में डाल दिया ना, गुल्लक में डाल दिया, या फिर यहाँ कम पड़ रहा था गुल्लक से हमने निकाला, इसी ट्रांजेक्शन्स को कहते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स। साल भर में ये जो ट्रांजेक्शन्स यहां पे आपने किया ये ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स है, लेकिन ये जो ट्रांजेक्शन आपने किया, इस पैसे को रिजर्व में डाला, ये एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स है। क्या है? एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स। सर ये जो 20 का सरप्लस बचा, हम और क्या कर सकते थे? इसका और भी कर सकते थे, हम इस 20 का बाहर कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। इस 20 का हम लोग क्या करते थे? लोन दे सकते थे बाहर कंट्री को। सर इसके अलावा कुछ कर सकते थे? इसे गुल्लक में डाल सकते थे, एडिशन टू रिजर्व। इसके अलावा कुछ कर सकते थे? इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। मेरी बात ध्यान समझना, जो भी सरप्लस है इस पैसे का, हम ये तीन ही काम कर सकते थे और कुछ नहीं कर सकते थे। हमें बीओपी को बराबर दिखाना, हमें किसी कंट्री की करेंसी को अपनी जेब में रखना नहीं है, अपने पास रखना नहीं है, या तो रिजर्व में रखो, या इन्वेस्टमेंट करो, या लोन दो। तो इन तीन ट्रांजेक्शन्स को ही क्या बोलते हैं? एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स। साल भर में जो भी कुछ हो रहा है वो ऑटोनोमस है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट को बराबर करने के लिए जो ट्रांजेक्शन्स यूज करते हैं उन ट्रांजेक्शन्स को एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। ठीक है, तो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन क्या है? तो ऑटोनोमस आइटम या ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस व्हिच अकर्स ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जैसे इंपोर्ट ऑफ मशीनरी हो गया, है ना, एफडीआई हो गया, वो सारा का सारा ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन है। Accommodating items refers to those transactions which take place to cover deficit or surplus। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई सरप्लस है, कोई डेफिशिट है, तो उसको जो हम कवर करेंगे वो किस ट्रांजेक्शन से कवर करेंगे? वो एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन से कवर करेंगे। और जैसे विड्रॉ किया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से, लोन लिया, है ना, तो बीओपी को बराबर करके चलना है। मैं भी एक और एग्जांपल दूंगा, बहुत मस्त देखना आप अच्छे से। तो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस इंडिपेंडेंट है, साल भर में जो भी कर रहे हो ना वो आप करो, किसी पे डिपेंड नहीं है। लेकिन ये ट्रांजैक्शन डिपेंडेंट है, मतलब ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस पे डिपेंड होता है एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। तो डैश ट्रांजैक्शंस आर डिपेंडिंग ऑन डैश ट्रांजैक्शन, तो ऑटोनोमस एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस आर डिपेंडिंग ऑन एकोमोडेटिंग, सॉरी एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस आर डिपेंडिंग ऑन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये डिपेंडेंट है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना किया उस बेसिस पे तो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना, जिसको आप बराबर करोगे, तो ये इस पे डिपेंड करता है। ये जो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन है, ये करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। लोन लेना, लोन देना, इन्वेस्टमेंट करना, या सामान खरीदना, सर्विसेज देना, गिफ्ट देना, सब कुछ इसके अंदर आता है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वही बताया ना मैंने आपको, तीन ही काम होते हैं, या तो इन्वेस्टमेंट, या लोन, या एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज, या विड्रॉल फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो ये सिर्फ और सिर्फ कैपिटल नेचर में होता है। अकाउंट जब बनाएंगे बीओपी का, तो ये ट्रांजैक्शंस पहले रिकॉर्ड किए जाते हैं, इसलिए इसे अबव द लाइन आइटम बोला जाता है। इन ट्रांजैक्शंस को बाद में रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए इसको बिलो द लाइन आइटम बोला जाता है। तो अगर मैं तुम्हें बनाकर दिखाऊं ना थोड़ा सा, तो देखो ये है बीओपी का अकाउंट, ये है माइनस माइनस यानी डेबिट, ये है प्लस यानी कि क्रेडिट। तो मान लो आपने साल भर में कोई भी ट्रांजैक्शन किया, लाइक इंपोर्ट किया आपने, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी 5, यहाँ पे आपने कुछ एक्सपोर्ट भी किया, एक्सपोर्ट ऑफ फर्नीचर मान लो 20, ठीक है।
फिर आपने किया है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज 2, फिर आपने गिफ्ट दिया 3, है ना, और फिर आपने जो है एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया 5, बस यही ट्रांजेक्शन है। तो ये 25 हो गया, ये 25 हो गया, 25 में से 10 गया तो 15, तो ये 15 बचा ना, ये सरप्लस है। ये क्या है? सरप्लस है, क्योंकि एक्सपोर्ट ज्यादा है, प्लस ज्यादा है, माइनस ज्यादा, तो हमारे जेब में 15 रुपए प्लस बच गया। तो यही, ये जो पहले किया आपने, ऊपर जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई हैं वो अबव द लाइन आइटम है और ये ऑटोनोमस है। नीचे बिलो द लाइन आइटम है, नीचे है ये क्लास एकोमोडेटिंग है। इस 15 से आप 3 काम कर सकते हो, या तो एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, या लोन टू फॉरेन गवर्नमेंट, या इन्वेस्टमेंट इन अमेरिका, या कोई भी कंट्री में आप बाहर इन्वेस्ट कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड। यही 3 काम हो सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। ये 3 काम कर सकते हो और कोई काम नहीं कर सकते। तो ये समझ में आ गया, ऑटोनोमस, अबव, एकोमोडेटिंग, बिलो। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है क्लास, मस्ट टू बी क्लास रिमेंबर, यानी पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, आपको ध्यान रखना है, ध्यान समझना कि अगर अगर यहां पे क्या ध्यान रखना रहता है, अ नेगेटिव बैलेंस इन करंट अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस है, करंट अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस, मतलब करंट अकाउंट में आपने करंट अकाउंट डेफिसिट है, यानी एक्सपोर्ट कम इंपोर्ट ज्यादा, दैट इज यूजुअली कॉम्पनसेटेड, हम ठीक कर सकते हैं सरप्लस इन कैपिटल अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर कैपिटल अकाउंट में सरप्लस है ना और करंट अकाउंट में डेफिसिट है, तो क्लास करंट कैपिटल अकाउंट का सरप्लस उस डेफिसिट को कवर कर लेगा। समझ रहे हो बात को? दूसरा, a negative balance in capital account in balance of payment is usually compensated by surplus in the current account in balance of payment। तो करंट अकाउंट का सरप्लस है, ठीक है, और कैपिटल में डेफिसिट है, तो वो सरप्लस उस डेफिसिट को कवर कर लेगा। मतलब 2 भाई है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक भाई अगर घाटे में है ना, लोन में जा रहा है, नुकसान में जा रहा है, दूसरे भाई अगर प्रॉफिट में है तो उसकी हेल्प कर देगा। करंट अकाउंट अगर सरप्लस में है, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट में है, तो करंट अकाउंट हेल्प कर देगा। कैपिटल अकाउंट सरप्लस में है, अगर कैपिटल अकाउंट डेफिसिट में है, करंट अकाउंट सरप्लस में है, तो वो उसकी हेल्प कर देगा। तो करंट कैपिटल अकाउंट एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं और एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर सकते हैं। अच्छा, नेगेटिव बैलेंस इन बैलेंस ऑफ ट्रेड, अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड में भी घाटा है, दैट इज कॉम्पनसेटेड इन द सरप्लस अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में अगर सरप्लस है ना, तो ट्रेड के घाटे को वो क्लास कॉम्पनसेट कर सकता है। सब एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेड तो छोटा है और करंट अकाउंट बड़ा है। ट्रेड और करंट, अच्छा, बैलेंस ऑफ ट्रेड में और करंट अकाउंट में क्या फर्क है? ट्रेड के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स आता है, करंट अकाउंट के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स भी आता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी आता है, और यूनिलैटरल ट्रांसफर भी आता है। तो करंट अकाउंट बड़ा भाई है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर घाटे में है ना, तो करंट अकाउंट हेल्प कर देगा। लेकिन बट लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, नेगेटिव बैलेंस अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का है, तो उसे बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे कॉम्पनसेट करेगा? बड़ा भाई अगर मुसीबत में है तो छोटा भाई मदद नहीं कर पाएगा उसको। मतलब यहाँ पे इसकी बात समझना, ऐसे रियल लाइफ में मत चले जाना, ठीक है। यहाँ कहने का मतलब क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड तो बहुत छोटा है, सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स आता है। तो अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट घाटे में चला गया, नेगेटिव चला गया, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड अकेला क्या ही कर लेगा? तो वो हेल्प नहीं कर सकता, वो कॉम्पनसेट नहीं कर सकता अकेला, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। और ये चैप्टर हमने पूरी तरह से खत्म किया, और आज हम कह सकते हैं कि हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स को पूरी तरीके से अच्छे से कम समय में पूरा क्विक रिवीजन रिकैप कर लिया। इस 25 मिनट्स की वीडियो मैक्सिमम बनी होगी है। इसको देखने के बाद कोई बच्चे नहीं कह सकता इस चैप्टर से कुछ छूटा है। तो इसी तरीके से मैंने पूरा सिलेबस कराया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है प्लेलिस्ट का, प्लेलिस्ट में सब कुछ ऐड कर दिया है, और सारे पीडीएफ जो है वो टॉप पे दे दिए हैं एसपीसी से आपके अंदर, क्रैश कोर्स वाले फोल्डर के अंदर, तो आप देखना जरूर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आप लाइक जरूर करो वीडियो को, अपने दोस्तों में शेयर करोगे। कोई डाउट कोई दिक्कत मुझे बताओ। आप अगली क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।